नमस्कार मित्रों, शिक्षक साथियों, भाइयों और बहनों। निष्ठा प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निष्ठा मतलब स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। निष्ठा का पहला मॉड्यूल पाठचर्या, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र, सीखने के प्रतिफल और समावेशी शिक्षा। पाठचर्या से तात्पर्य मेरे शिक्षक साथियों, हम विद्यालय में जो भी गतिविधि कराते हैं, जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं, वह सभी पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं। पाठचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत NCF 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या शासन द्वारा निर्धारित की गई है। यदि कुछ बच्चे हमारे सीखने के तरीके से नहीं सीख सकते तो शायद हमें उनके सीखने के तरीके से सिखाना चाहिए। इग्नासियो एस्ट्राडा ने कहा था। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी ने जुलाई 2004 में राष्ट्रीय पाठचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। इन समूहों के माध्यम से देश के हर हिस्से में संगोष्ठियों, विचार विमर्श एवं बड़ी तादाद में प्राप्त लोगों की प्रतिक्रियाओं पर चिंतन करते हुए राष्ट्रीय संचालन समिति ने राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और संस्कृति के अंश से होता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 शिक्षा के उन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयामों की वांछनीयता पर विस्तृत चर्चा है जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित हैं: विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, नई परिस्थितियों का सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी, आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान की क्षमता विकसित करना। NCF 2005 में के अकॉर्डिंग बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए की कसौटी पर व्यापक रूप से विचार करते हुए पाठचर्या निर्माण को निम्न 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया है। नंबर 1, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। नंबर 2, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। नंबर 3, पाठचर्या का इस प्रकार संवर्धन कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, न कि बजाय इसके कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। अगला नंबर, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। नंबर 5, एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों, प्यारे शिक्षक भाइयों, कि NCF का मुख्य उद्देश्य बच्चों का शिक्षक से भय समाप्त करना, कक्षा कक्ष के वातावरण में से भय समाप्त करना, सक्रिय गतिविधियों के जरिए बच्चों को स्वयं की अभिव्यक्त करने एवं वस्तुओं का इस्तेमाल करने में, अपने प्राकृतिक व सामाजिक परिवेश की खोजबीन करने में सक्षम बनाना। इस विद्यालय का ऐसा परिवेश तैयार करना है कि बच्चा अपने अनुभव द्वारा ज्ञान का सृजन कर सके। हम RTE के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। 1 अप्रैल 2010 से RTE लागू है। RTE 2009
में प्रस्तावित हुई थी और 1 अप्रैल 2010 से लागू है। आरटी के अनुसार 6 से 14 वर्ष के हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना यह बच्चे का मौलिक अधिकार है। 134 देश शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना चुके हैं। भारत 135वां देश है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य में स्थित सभी सरकारी, गैर सरकारी, अनुदानित, गैर अनुदानित, चाहे सीबीएसई हो या आईसीएसई, चाहे यह किसी बोर्ड या संस्था से संबंधित हो, लागू होते हैं। प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र से 1 किलोमीटर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। बच्चे का विद्यालय में प्रवेश के समय कोई भी अनुदान राशि नहीं। इसके साथ ही बच्चा या उसके माता पिता या अभिभावक को साक्षात्कार देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुदान की राशि मांगने या साक्षात्कार लेने के लिए भारी दंड का प्रावधान है। विकलांग बच्चों को विद्यालय में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। बच्चे का एक प्रमुख अधिकार यह है कि बच्चे को फेल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जाएगा, न प्रवेश परीक्षा के लिए कहा जाएगा। 30 बच्चों पर एक अध्यापक व प्रधानाध्यापक के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था होगी। किसी भी शिक्षक के द्वारा निजी संस्थान नहीं चलाया जाएगा। बच्चों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होगी। बालक बालिका अलग अलग शौचालय की व्यवस्था आरटी एक्ट के अनुसार प्रस्तावित है। पाठचर्या पर जैसे कि हमने चर्चा की, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। हम सभी विद्यालयीकरण की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। हम जानते हैं कि विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र विकास में योगदान देने वाली सभी गतिविधियाँ पाठचर्या पर केंद्रित, जिसे हम पहले बता चुके हैं। विद्यार्थियों के समग्र विकास में योगदान देने वाली सभी गतिविधियाँ पाठचर्या पर केंद्रित होती हैं। पाठचर्या और उसके लेन देन को समझना सभी हितधारकों को पाठ्य पुस्तक की सामग्री, संज्ञानात्मक और मानवीय मूल्यों के विकास तथा जेंडर से संबंधित सरोकारों को एकीकृत करने एवं अधिगम की प्रक्रिया में सभी विद्यार्थियों के समावेश प्रक्रिया में से जोड़ने में मदद करता है। पाठचर्या को निर्धारित करने वाले बुनियादी कारणों में से शामिल है अधिगम की प्रकृति, स्वीकृत सिद्धांत, सामाजिक प्रभाव द्वारा प्रदान किए जाने वाले मानव विकास का ज्ञान। छिपी हुई पाठचर्या में वह सभी व्यवहार, दृष्टिकोण और मनोभाव शामिल हैं जो विद्यार्थी स्कूल शिक्षा के दौरान प्राप्त करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक छिपी हुई पाठचर्या वह है जो विद्यार्थी विद्यालय में ग्रहण करते हैं और यह अध्ययन के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पाठ्यक्रम से मतलब पाठ्यक्रम कक्षावार और विषयवार पढ़ाए जाने वाले विषय की सूची प्रदान करता है। इसमें विषय और मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने के लिए समय अवधि भी प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम एक दस्तावेज है जो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की जानकारी देता है और अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। शिक्षण के लिए यह एक आवश्यक दस्तावेज है जिसमें पाठ्यक्रम के मूल तत्व रेखांकित होते हैं, जैसे कि कौन से विषय शामिल किए जाएं, साप्ताहिक अनुसूची और परीक्षाएं, असाइनमेंट और संबंधित अधिभार सूची। पाठ्यपुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल विषय वस्तुओं पर सामग्री प्रदान करती है। पाठ्यपुस्तक सभी विद्यार्थियों के लिए एक मुद्रित डिजिटल शिक्षण संसाधन है। उन्हें एनसीएफ के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी के अनुकूल और चिंतनशील होने की आवश्यकता है। विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यपुस्तकों की विशेषताएं। जो पाठ्यपुस्तकें विद्यार्थी केंद्रित होती हैं उनमें कम जानकारी और अधिक गतिविधियों के साथ अंतःक्रियात्मकता होती है। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के ज्ञान को प्रतिबिंबित करने और निर्माण करने के लिए स्थान प्रदान करती है। देश की विविधता को शामिल करती है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करती है। सामाजिक सरोकारों जैसे जेंडर समावेशन आदि के प्रति संवेदनाओं के लिए जगह प्रदान करती है। काम करने के लिए जगह प्रदान करने का प्रयास करती है। आईसीटी को स्थान प्रदान करने का प्रयास करती है। अंतर्निहित मूल्यांकन करती है। सरल भाषा में सामग्री प्रस्तुत करती है। कला, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को एकीकृत करती है। एनसीएफ 2005 में एक विद्यालय के
पुस्तकालय का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि विद्यालय पुस्तकालय को एक ऐसे बौद्धिक स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए जहां शिक्षक, बच्चे और समुदाय के सदस्य और ज्ञान और कल्पना को गहरा बनाने के साधन खोजने की उम्मीद कर सकते हैं। विद्यालय का पुस्तकालय सभी पाठ्यक्रमों के सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने का एक प्रमुख केंद्र हो सकता है। साक्षरता पर हुए अध्ययनों में इस बात की पुष्टि होती है और जिसे शिक्षण वर्षों से भी जानते भी रहे हैं। बच्चों का किताबों से जितना अधिक संपर्क होता है वे उतने ही अच्छे पाठक बनते हैं। पुस्तकालयों के व्यापक उपयोग के माध्यम से पुस्तकों के साथ संलिप्त होकर और प्रतिदिन बच्चों के लिए पढ़कर शिक्षक बेहतर पठन व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं। वे बच्चों को पाठ्यपुस्तकों से परे ज्ञान के स्रोतों का पता लगाने की संभावना प्रदान करते हैं। आज बच्चों के पुस्तकालयों में रखा साहित्य केवल कहानियाँ ही नहीं है, बल्कि इसमें काल्पनिक, अकाल्पनिक और कविता जैसी पुस्तकों की एक विस्तृत श्रृंखला भी शामिल है। पुस्तकालय प्रारंभिक कक्षा के बच्चों से लेकर युवा वयस्कों तक सभी को सीखने में योगदान दे सकते हैं और साथ ही यह शिक्षकों के लिए ज्ञान का एक महान भंडार हो सकते हैं। विद्यालय पुस्तकालय का एक अलग कमरा या कक्षा पुस्तकालय या अन्य किसी ऐसे तरीके से चलाए जा सकते हैं जो विद्यालय को उचित लगे और उसमें सफलता भी संभावना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार प्रत्येक वर्ष 5,000 की धनराशि पुस्तकालय को विद्यालय में व्यवस्थित करने के लिए प्रदान कर रही है। हमें अपने विद्यालय में एक अच्छी पुस्तकालय बनानी होगी और जिससे बच्चे समय समय पर उनकी अच्छी अच्छी किताबों का पढ़कर अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। सीखने के प्रतिफल। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने सीखने के प्रतिफल को विकसित किया है, जो पठन पाठन को रटकर याद करने पर आधारित मूल्यांकन से दूर है। बच्चों को दूर हटाना है। रटने की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए समझने की प्रक्रिया को बढ़ाया गया है और सीखने के प्रतिफल आधारित मूल्यांकन पर जोर देकर शिक्षकों और पूरी व्यवस्था को यह समझाने में मदद की गई है कि बच्चे ज्ञान, कौशल और सामाजिक व्यक्तिगत गुणों और दृष्टिकोणों से परिवर्तन के मामले में वर्ष के दौरान एक विशेष कक्षा में क्या हासिल करेंगे। सीखने के प्रतिफल, ज्ञान और कौशल के परिपूर्ण ऐसे कथन हैं जिन्हें बच्चों को एक विशेष कक्षा या पाठ्यक्रम के अंत तक प्राप्त करने की आवश्यकता है और यह अधिगम संवर्धन की उन शिक्षण शास्त्रीय विधियों में से समर्पित है जिनका क्रियान्वयन शिक्षकों द्वारा करने की आवश्यकता है। ये कथन प्रक्रिया आधारित हैं और समग्र विकास के पैमाने पर बच्चों के प्रगति का आकलन करने के लिए गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों तरीके से जांच योग्य बिंदु प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन के लिए सीखने के 2 प्रतिफल नीचे दिए गए हैं। हाँ, तो हम पर्यावरण अध्ययन के सीखने के प्रतिफल कैसे निकालेंगे, हम पता करें। इसमें हमने विद्यार्थी विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं जिनको जानवरों और पक्षियों में भोजन तथा पानी की आवश्यकता, भोजन और पानी की उपलब्धता तथा घर एवं आसपास के परिवेश में पानी के उपयोग का वर्णन करता है। विद्यार्थी मौखिक, लिखित, अन्य तरीके से परिवार सदस्यों की भूमिका, परिवार के प्रभावों, लक्षणों, विशेषताएं, आदतों, प्रथाओं और एक साथ रहने की आवश्यकता का मौखिक, लिखित या किसी अन्य माध्यम से वर्णन करता है। यदि विद्यार्थी पर्यावरण में पानी की उपलब्धता के बारे में ठीक से बता सकता है और परिवार सदस्यों की भूमिका में परिवार के प्रभाव, आवश्यकता का मौखिक, लिखित के बारे में अगर लिख लेगा कि परिवार में कौन कौन लोग होते हैं, परिवार में कौन कौन सी प्रथाएं होती हैं, लोगों की क्या विशेषताएं हैं, लक्षण क्या हैं, अगर ये लिखना सीख जाता है अपने आप बच्चा, तो हम समझ लेते हैं कि उसका लर्निंग आउटकम, उसका सीखने का प्रतिफल अच्छा है। आरंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल सभी बच्चों जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN, विकलांग बच्चे और वंचित समूहों से संबंधित बच्चे भी सम्मिलित हैं, को प्रभावी रूप से सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए है। इन्हें विभिन्न पाठ्यक्रम जैसे पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा के लिए विकसित किया गया है। सीखने का प्रतिफल सभी बच्चे, उनको विशेष आवश्यकता वाले बच्चे,
दिव्यांग बच्चे जिन्हें कहते हैं भी शामिल हैं कि शिक्षण शास्त्रीय की प्रक्रियाओं और पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं से जुड़े वंचित समूहों से संबंधित बच्चों के प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं। अधिगम प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें और उन्हें अन्य बच्चों की तरह प्रगति करने में मदद करें। बच्चों को आपस में तुलना करने से बचें। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और सीखने के परिवेश में बदलाव करना। विभिन्न पठन क्षेत्रों में अनुकूलित गतिविधियों का प्रावधान। उम्र और सीखने के स्तरों के अनुरूप सुलभ पाठ और सामग्री। कक्षाओं का उपयुक्त प्रबंध जैसे शोर, चकाचौंध आदि का प्रबंधन। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, वीडियो या डिजिटल स्वरूप का उपयोग करके अतिरिक्त सहायता का प्रावधान। गतिशीलता सहायक यंत्र, व्हील चेयर, वैसाखी समेत बेंत। श्रवण सहायता, ऑप्टिकल या गैर ऑप्टिकल सहायता, शैक्षिक सहायता, ट्रेलर फ्रेम, एबेकस आदि की सहायता से शिक्षण कार्य। अन्य बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की विशेषताओं और कमजोरियों के प्रति संवेदनशील बनाना। आकलन के सफल समापन के लिए यहाँ लिखा है हमें अपनी कक्षा के वो बच्चे जो विकलांग हैं तो हमें दूसरे बच्चों को उनके प्रति संवेदनशील बनाना है। वो उनको सताएं नहीं, उनको डिस्टर्ब न करें। और अगर हम ये हमारे सब हमको इस तरह से उनको सिखाना है कि एक समावेशी शिक्षा हमारे विद्यालय में, हमारी कक्षा में सुचारू रूप से गतिमान हो सके। आकलन के सफल समापन के लिए उपयुक्त विधि और अतिरिक्त समय का चयन करना। घरेलू भाषा के लिए सम्मान और सामाजिक संस्कृति परिवेश जैसे परंपराएं और रीतिगत प्रथा आदि से जुड़ाव। सभी बच्चों के लिए सीखने का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए शिक्षण विधियाँ। समावेशी कक्षाएं, शिक्षकों की भूमिका। शिक्षा प्रक्रिया का वह एक हिस्सा है जो विशेष आवश्यकता वाले और होशियार और हाशिए पर रह रहे अन्य बच्चों को समावेशित करता है के लिए एक महत्वपूर्ण वैचारिक विश्लेषण की आवश्यकता है कि क्यों वर्तमान में उपलब्ध नियमित मुख्यधारा प्रणाली विद्यालयी उम्र के सभी बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने में सफल नहीं हो पा रही है। इसके लिए आवश्यकता है कि स्थानीय संदर्भों में मौजूदा संसाधनों एवं नवीन प्रथाओं की पहचान, पहुंच, सहभागिता एवं अधिगम बाधाओं की जांच भी की जानी चाहिए। नीचे दी गई कहानी द एनिमल, जानवरों का विद्यालय पढ़ें। कहानी पढ़ने के बाद दिए गए प्रत्येक प्रश्न पर अपने विचार पूरे समूह के साथ साझा करें। शिक्षकों को यह याद रखना चाहिए कि प्रभावी और समावेशी शिक्षण सभी बच्चों के लिए आवश्यक है और अच्छा है। इससे बच्चों की विलक्षण विशेषताओं, गुणों और कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और इस प्रकार उनकी व्यक्तिगत अधिगम की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाता है और सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए सभी विद्यार्थियों को अधिगम के प्रभावी अवसर प्रदान करने होंगे, जिसके लिए विशिष्टता में समावेशिता तक एक नाटकीय बदलाव की आवश्यकता है। यदि हमें विद्यालय में सफलता NCF 2005 हासिल करनी है तो न केवल सांस्कृतिक विविधता बल्कि विविध सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि वाले और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं बौद्धिक विशेषताओं से भिन्नता वाले बच्चों को भी ध्यान में रखना होगा। यह एक कहानी है, चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। द एनिमल, जानवरों का विद्यालय। एक बार जानवरों ने फैसला किया कि उन्हें नई दुनिया की समस्याओं को संबोधित करने के लिए कुछ अलग करना होगा, इसलिए उन्होंने एक विद्यालय तैयार किया। उन्होंने दौड़, तैराकी और उड़ान से जुड़ी एक गतिविधि पाठचर्या को अपनाया। पाठचर्या संचालन आसान बनाने के लिए सभी जानवरों को प्रत्येक विषय लेना आवश्यक बनाया गया। मतलब प्रत्येक जानवरों को सारे विषय आने चाहिए। इसके लिए क्या हुआ, देखो बतख जो थी उसको तैरना अच्छा आता था। वास्तव में उसने प्रशिक्षण अपने जो प्रशिक्षक थे उससे भी बेहतर थी, वो उसको बहुत अच्छा तैरना आता था, लेकिन उड़ान में उसे केवल पास होने वाले ग्रेड मिले और वह दौड़ने में तो बहुत कमज़ोर थी। क्योंकि दौड़ने में वह बेहद कमज़ोर थी, इसलिए उसे दौड़ने का अभ्यास करने के लिए विद्यालय के बाद रुकना था और तैराकी भी छोड़नी पड़ी। ऐसा तब तक किया गया जब तक तैरने में सहायक उसके जालीदार पैर खराब नहीं हो गए और वह तैराकी में औसत स्थान पर आ गई। लेकिन विद्यालय में औसत स्वीकार था, इसलिए किसी को भी इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी सिवाय बतख के। और बतख के पैर तो खराब हुए मगर बतख को दौड़ना भी आ गया, तैरना भी आ गया और हल्का फुल्का और उसको उड़ना भी आ गया, इसलिए उसका औसत स्वीकार कर लिया गया। खरगोश ने अपनी शुरुआत कक्षा में दौड़ने में अव्वल आने से की। खरगोश दौड़ने में तेज़ था लेकिन उसको तैरने में वो 0 था। उसे इतना सारा काम करना पड़ा कि उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़, जब उसे तैराया गया तो तैरने में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था।
गिलहरी चढ़ाई में तो बहुत अच्छी थी, चढ़ने में बहुत अच्छी होती है गिलहरी, जब तक कि उसकी रुचि खत्म नहीं हुई। लेकिन फिर उसके शिक्षक ने उसे 12 पेड़ से नीचे आने के बजाय केवल ज़मीन से पेड़ की ओर बार बार जाने के लिए कहा कि तुम ज़मीन से बार बार पेड़ की तरफ जाओ, आओ फिर भी जाओ, आओ फिर जाओ, और फिर जाओ, और फिर जाओ। और मामला बिगड़ना शुरू हो गया। उसे बहुत मेहनत करने के लिए कहा गया और परिणाम स्वरूप उसे चढ़ाई में सी और दौड़ने में डी ग्रेड मिला। कहानी में एक बाज भी है। बाज एक समस्या वाला बच्चा था। उसे गंभीरता से अनुशासित किया गया। चढ़ाई की कक्षा में उसने अन्य सभी लोगों को पेड़ से ऊपर पहुंचने में हरा दिया, लेकिन उसे पसंद नहीं किया गया क्योंकि उसने वहां तक पहुंचने के लिए अपने तरीके का उपयोग करने पर जोर दिया। अंत में एक सामान्य ईल जो बेहद अच्छी तरह से तैर सकती थी, थोड़ी चढ़ाई, थोड़ी दौड़ भाग और थोड़ा बहुत उड़ भी सकती थी, को सबसे अधिक औसत अंक मिले और वह विजेता बनी। प्रेरी कुत्ते विद्यालय से बाहर ही रखे गए। प्रशासन से लड़ते रहे क्योंकि खुदाई और बिल बनाने के को पाठचर्या में शामिल, क्योंकि उनको खोदना और बिल बनाना आता था प्रेरी कुत्तों को, तो उनको इसीलिए पाठचर्या में शामिल नहीं किया गया। विचार साझा करें। सभी जानवरों ने एक ही जैसे विषय क्यों लिए? क्या उन सभी को इससे लाभ मिला? विद्यालय द्वारा सभी विषयों में औसत होना स्वीकार था। क्या यह सभी जानवरों के लिए उपयुक्त था? चलिए इस पर आप विचार करेंगे। विद्यालय में भेदभाव, शारीरिक दंड, दुर्व्यवहार या छेड़छाड़, बदमाशी का डर तो नहीं ही होना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को अपने अधिगम कार्यों और शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों की योजना इस तरह से बनाने की ज़रूरत है कि सभी बच्चे शिक्षा प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सकें। कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चा उदासी महसूस करे, ऊपरे डरने अकेले रहने का बजाय खुश और तनाव मुक्त महसूस करे। सभी बच्चों को समान रूप से दिए गए शिक्षा के मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बच्चे को अधिकार है कि उसे अपने समुदाय के विद्यालय में प्रवेश के लिए और शिक्षकों और एवं साथियों के साथ सम्मानपूर्वक जुड़ाव एवं सम्मिलित होने के लिए सहयोग मिले। अध्ययनों से पता चला है कि अलगाव वाली स्कूली शिक्षा की तुलना में समावेशी शिक्षा का तरीका कम खर्चीला और शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से अधिक प्रभावी है। जब सभी बच्चे उनकी पृष्ठभूमि या सीखने की ज़रूरतें पर आधारित भेदभाव के बिना एक ही साथ शिक्षित होते हैं तो सभी को लाभ होता है, और यही समावेशी शिक्षा की आधारशिला है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अधिगम के अवसर प्रदान करने के लिए विद्यालय और शिक्षकों को अत्यधिक मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमेशा यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब भी उपलब्धि में कमी के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाए तो बच्चों में ही अपर्याप्तता देखने के बजाय शिक्षण अधिगम स्थितियों में अपर्याप्तता पर दृष्टि डालने पर विचार व्यक्त करने के लिए तैयार रहें। हमें यह समझना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य केवल समावेशी विद्यालय ही नहीं बल्कि समावेशी समाज बनाना है। शिक्षक अनजाने में ही औपचारिक और अनौपचारिक रूप से अपने स्वयं के सामाजिक संबंधों का परिणाम स्वरूप जेंडर आधारित दृष्टिकोण विकसित करते हैं। इसलिए सभी शिक्षकों को कक्षाओं में प्रवेश करने के साथ ही अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों, पक्षपातों को छोड़ देना चाहिए। जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्राएं हैं, जैसे हाशिए पर रह रहे हैं, उन सामूहिक छात्राएं अक्सर अपने आप को अपने ही अधिगम वातावरण में अलग थलग सा महसूस करने लगती हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसे विषय वस्तु से जुड़ाव न हो पाना, संभवतः पाठ्य पुस्तकों में मौजूदा पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता, महिलाओं का निष्क्रिय भूमिकाओं में प्रतिनिधित्व और पुरुषों का प्रतिनिधित्व अप्रगतिशील भूमिकाओं तथा जिम्मेदारी एवं का चयनात्मक विवरण एवं गतिविधियों के आवंटन में शिक्षकों का भेदभावपूर्ण रवैया, अपमानजनक भाषा का उपयोग आदि। इस तरह का रवैया उनमें आत्मविश्वास की कमी और अलगाव की भावना पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कक्षा की गतिविधियां में उसकी भागीदारी के उन स्तर भी प्रभाव पड़ सकता है। शायद यही इस स्थिति जहाँ शिक्षक एक सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षक की ओर से शिक्षक अधिगम माहौल की सहभागिता बनाने के लिए सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लड़कियां भी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों। शिक्षक को पहले स्वयं सभी विद्यालय गतिविधि में जेंडर के अंतर की पहचान करनी चाहिए, फिर कक्षा के अनुसार गतिविधियों की योजना तथा क्रियान्वयन
करना चाहिए। इस तरह के प्रयासों से कक्षा में एक सक्षम वातावरण तैयार करने की संभावना होती है। इसी के साथ एक पहला मॉड्यूल हम इसमें एक और है जेंडर संवेदनशीलता, इसके बाद है जेंडर संवेदनशीलता, इसके बाद है भाषाओं के शिक्षण में समावेश, और इसके बाद है गणित के शिक्षण में समावेश, EVS और शिक्षण समावेश। इसके बाद ये मॉड्यूल हमारा समाप्त हो जाता है। चलिए इस पर थोड़ी देर में चर्चा करते हैं।